अद्विजय को पीछे से गले लगाया हुआ था। अद्विजय घुमा। आरोही ने अद्विजय की आंखों में देखते हुए कहा, अद्विजय, आपने धानी को चाचा जी से बचाया। मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जानती हूँ कि आप उसके डैड हैं, लेकिन मैं सच में एक अच्छी मां नहीं बन पाई। अद्विजय ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने अपनी सिगरेट को बुझाया और बोला, आरोही, तुम उसकी माँ हो। तुमने उसके लिए हमेशा सही ही फैसले लिए होंगे। उस समय मैंने तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव किया, उसके लिए सॉरी। आरोही अद्विजय के सीने से लगे हुए बोली, आपको नींद क्यों नहीं आ रही थी? ये सुनकर अद्विजय बोला, जब तक मैं तुम्हारे चाचा जी को अपने हाथों से मौत की घाट नहीं उतार देता, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। आरोही ने कहा, बस आप सिर्फ कल का इंतजार कीजिए। अगली सुबह आरोही नीचे गई तो वहां मृत्युंजय और सौम्या पहले से ही मौजूद थे। आज भाई दूज का त्योहार था, इसलिए वो मिस्टी के पास आया था। मिस्टी अभी तक जगी भी नहीं थी। राज ने आकर मृत्युंजय के पैर छुए और फिर वो जल्दी से मिस्टी को उठाने गया। मिस्टी उठो, जल्दी उठो, तुम्हारे भैया आए हैं। आज भैया दूज है मिस्टी। मिस्टी ने कहा, नहीं, सोने दीजिए ना हमें। राज बोला, नहीं, अभी तुम्हें उठना होगा, वरना साले साहब मुझे खा जाएंगे। ये कहकर उसने मिस्टी के पैर को पकड़ा और बोला, नहीं उठोगी ना तुम? ये सुनते ही मिस्टी बोली, नहीं। तभी राज ने मिस्टी का पैर पकड़कर उसे खींच दिया। मिस्टी चिल्लाई, राज, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। राज बोला, तुम मोटी हो गई हो, वरना तुम्हें अभी गोद में ही उठाकर बाहर ले जाता। मिस्टी बोली, ठीक है, हम उठते हैं। उसने अपने लिए एक पीले कलर का अनारकली सूट लिया, जिसके ऊपर गुलाबी कलर की चुन्नी थी। उसके छोटे छोटे बाल खुले हुए थे। राज उसे देखते हुए बोला, तैयार तो हो गई हो ना, अब जल्दी चलो। मिस्टी ने कहा, नहीं, हमें अपने बाल बनाने हैं। ये कहकर उसने बीच की मांग की और आगे से उसने 2 छोटी छोटी चोटियां करके उनमें क्यूट सी क्लिप लगा ली। फिर उसने सिंदूर डिब्बी को उठाया और बोली, राज, यहाँ आई ना। राज बोला, नहीं, मैं बिजी हूँ। मिस्टी ने गुस्से से कहा, राज, यहाँ आओ। राज बोला, अच्छा मैडम, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो तुम मुझे इज्जत भी नहीं दोगी। मिस्टी बोली, जल्दी से यहाँ आकर मेरी मांग में सिंदूर भरो। राज ने अपने फोन को बिस्तर पर पटका और जाकर काफी सारा सिंदूर उसने मिस्टी की मांग में भर दिया। उसने जानबूझकर मिस्टी को परेशान किया था। मिस्टी ने घूर कर राज को देखा। वो अपने मांग में भरे सिंदूर को पोंछना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने सर को थोड़ा नीचे किया और थोड़े एक्स्ट्रा सिंदूर जो टेबल पर गिर गया था उसे पोंछकर साफ कर दिया। मिस्टी फिर राज के साथ बाहर गई। सबने देखा कि मिस्टी की नाक पर भी सिंदूर लगा हुआ था। जब वो मृत्युंजय के पास आई तो मृत्युंजय ने अपनी उंगली उठाकर मिस्टी के नाक से सिंदूर को पोंछा और राज को घूरते हुए बोला, आप हमारी बहन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जमाई सा। राज बोला, अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? हर रोज इसका ख्याल रखता हूँ। हर रात को इसे क्रेविंग्स होते हैं तो इसके लिए गोलगप्पे और मोमोज लेकर आता हूँ। ये सुनकर मृत्युंजय बोला, इधर आइए। राज आगे बढ़ा। तभी मृत्युंजय ने राज के गर्दन को पकड़ा और उसे झुकाकर उसके कमर पर एक घुस्सा मार दिया। राज ने अपने कमर पर हाथ रखकर रहते हुए बोला, साले साहब, ये आपने क्यों किया? आहा, मेरी कमर, अब मैं शूटिंग कैसे करूंगा? ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गया। राज को देखकर मिस्टी को चिंता होने लगी। मृत्युंजय बोला, मिस्टी, आज भाई दूज है ना? ये सुनते ही मिस्टी बोली, हाँ भाई सा, मैं अभी आपके लिए पूजा की थाल लेकर आता हूँ। ये कहकर वो किचन में गई। वो एक थाल लेकर आई। जब वो मृत्युंजय के सामने खड़ी हुई तभी सौम्या बोली, मिस्टी रुको। ये कहकर वो एक कटोरी में आटा लेकर आई। उसने मिस्टी के सामने कटोरी करते हुए कहा, मिस्टी, फर्श पर तुम्हें पहले कुछ बनाना है। ये कहकर उसने मिस्टी को बताया तो मिस्टी ने एक चौकोर डिजाइन बना दी। फिर उसने मृत्युंजय को वहां बैठने के लिए कहा। मृत्युंजय ने अपने सिर पर रूमाल रखा और मिस्टी के हाथ से मिठाई और गोला खाने के बाद उसने मिस्टी को अपने हाथ में पहनी एक डायमंड की रिंग दी और बोला, अभी कुछ और चाहिए तो बता देना। ये सुनते ही मिस्टी ने कहा, भाई साहब, हमें सच में आपसे इस बार कुछ चाहिए।
मृत्युंजय बोला, बस हुक्म करो। मिस्टी ने कहा, हमें एक ओपन कार चाहिए जिसमें हम अपने पति के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सके और खाली हवाओं को महसूस कर सके। ये सुनकर मृत्युंजय ने सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं, आपको वो कार नहीं मिलेगी। आप अगर उस तरह की कार में जाने लगी तो आपको खतरा हो सकता है। पर हम काफी रात में घूमने जाया करेंगे, तब तो कोई खतरा भी नहीं होगा ना। ये सुनकर मृत्युंजय बोला, ठीक है, लेकिन आपके साथ हम भी जाया करेंगे। ये सुनते ही मिस्टी ने कुछ सोचकर हाँ भर दी। तभी राज हंसते हुए बोला, मिस्टी, क्या तुम्हारा पति तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता? क्या तुम मुझसे नहीं कह सकती थी? ये सुनते ही मिस्टी ने कहा, नहीं, हमें अपने भाई साहब से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। ये कहकर उसने मृत्युंजय को देखा। अद्विजय धानी को अपनी गोद में लेकर नीचे आया। धानी ने कॉटन की एक व्हाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। उसने अद्विजय को देखते हुए कहा, डैडी, मिस्टी दीदी क्या कर रही है? आज भाई दूज है, आज के दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए ये सब करती हैं। अद्विजय ने कहा। मिस्टी ने कहा, डैडी, मुझे भी ये करना है। अद्विजय बोला, लेकिन तुम्हारा कोई भाई अब भी नहीं आया है। ये सुनते ही धानी बोली, डैडी, मेरे भाई हैं। ये कहकर वो अद्विजय के गोद से उतरी और वो भागकर एक रूम में गई। उस गेस्ट रूम में विराज और अग्नि ठहरे हुए थे। अग्नि लैपटॉप में कुछ देख रहा था। तभी धानी ने अग्नि का हाथ पकड़ा और बोली, भैया, मेरे साथ चलो। अग्नि बोला, वेट, अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करती हूँ, जल्दी से आप नहा कर आइए। धानी बोली। उसकी बात सुनकर अग्नि नहाकर बाहर आया। धानी अग्नि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आई और बोली, भाई, मुझे भी आपके साथ भाई दूज बनानी है, प्लीज। ये सुनकर अग्नि बोला, ठीक है। कुछ देर बाद दोनों हॉल में आए। अग्नि उसे चौकोर डिजाइन के पास बैठ गया। सौम्या से पूछकर धानी ने अग्नि को तिलक, हाथ में कलावा और फिर गोला और मिठाई खिलाई। अग्नि मिठाई नहीं खाता था, मगर धानी के कहने पर उसने थोड़ी सी मिठाई खा ली थी। अग्नि की जेब में कुछ 8 चंद्र थे। उसने निकालकर धानी को पैसे दिए तो धानी ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और बोली, भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अग्नि बोला, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? धानी अपने चेहरे पर उंगली रखते हुए बोली, आप मुझे अपने हाथ से कुछ बनाकर दे सकते हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे डैडी बहुत रिच हैं। ये सुनकर अग्नि बोला, ठीक है। ये कहकर वो विला से बाहर भाग गया। तभी आरोही मंदिर से पूजा करके बाहर आई। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रसाद और उनके माथे पर तिलक लगाया। फिर वो सौम्या को देखते हुए बोली, सौम्या, तुम्हें मेरे साथ हमारी सोसाइटी में चलना होगा। ये सुनकर सौम्या उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद मृत्युंजय, अद्विजय, सौम्या, आरोही और धानी सभी विला से बाहर निकले और अपनी अपनी कर की तरफ गए। तभी अग्नि धानी के पास आया और फिर वो धानी से बोला, अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर धानी ने अपनी आंखें बंद की। अग्नि ने धानी के सर पर कुछ रखा। धानी ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ से देखने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसके बालों पर फूल लगे हुए थे। अग्नि ने गार्डन में जाकर फूलों को तोड़ा था और उन्हीं से एक क्राउन बनाकर धानी को पहना दिया था। धानी ने भागकर करके मिरर में देखा और बोली, अग्नि भैया, थैंक यू, मुझे आपका ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। ये सुनकर अग्नि मुस्कुराया और फिर वो विराज के पास वापस चला गया। कुछ देर बाद सभी कर में बैठे। कुछ बॉडीगार्ड्स भी पीछे से दोकर में उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही देर में सोसाइटी में उनकी कर कर आकर रुकी। मोहल्ले वाले सभी झांक कर देखने लगे। मृत्युंजय के साथ सौम्या व्यास हाउस में चली गई। वहीं आरोही अग्रवाल हाउस में आई तो धानी ने कस कर अदिवजय को पकड़ लिया। वो डर रही थी। अद्विजय बोला, धानी, क्या आप नहीं चाहते कि आपको परेशान करने वाले इंसान को पनिश किया जाए? ये सुनकर धानी बोली, हाँ डैडी, मगर मुझे नानू को देखकर अब बहुत डर लगता है। अद्विजय ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, जब तक डैडी तुम्हारे साथ है तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो आरोही के साथ अग्रवाल हाउस में अंदर गया। गोलू भागता हुआ आया और उसने आरोही को गले लगाया। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है मेरा गोलू? ये सुनकर गोलू बोला, दीदी,
मैं ठीक हूँ, मगर मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आरोही ने कहा, अब तुम्हें मुझे मिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी दीदी अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर गोलू बोला, सच दी? ये सुन ममता थोड़ी हैरान हो गई। तभी आरोही ने आगे कहा, गोलू जल्दी से तैयार हो जाओ, आज भाई दूज है ना। ये सुनकर गोलू भागकर एक कुर्ता पहनकर आया। आरोही किचन की ओर गई और बोली, चाची जी, क्या आप मुझे थाल तैयार करके दे सकती हैं? ये सुन ममता ने पूजा की थाल तैयार करके आरोही को दी। आरोही ने गोलू को तिलक किया, फिर वो राघव जी की ओर देखकर बोली, चाचा जी, आज मुझे माँ पापा की बहुत याद आ रही है। इस पर राघव जी बोले, अरे मैं भी तो तुम्हारे पिता की तरह हूँ, और निकिता और गोलू तो तुम्हारे भाई बहन ही हैं। आरोही ने निकिता की ओर देखा और बोली, निकिता, तुम्हारे साथ दंश ने काफी गलत किया है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें अब उसके साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर निकिता खुश हो गई। फिर आरोही ने कहा, चाचा जी, मुझे आपसे कुछ जानना है। इस पर राघव जी बोले, हाँ बोलो। आरोही ने कहा, याद है जब निकिता की शादी वरुण से हो रही थी, तब आपने अग्रवाल हाउस अपने नाम करवा लिया था। इस पर राघव जी बोले, हाँ बेटा, तुमने अपनी मर्जी से ऐसा किया था। आरोही ने कहा, हाँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस समय आपने ये घर बेच दिया था, और अब इस घर में आप में से किसी को भी रहने का हक नहीं है। ये घर मेरे हस्बैंड के नाम पर है। इस पर राघव जी शॉक हो गए और बोले, आरोही, ये तुम क्या कह रही हो? आरोही ने कहा, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। फिर उसने मुड़कर अद्विजय की ओर देखा। अद्विजय के बॉडीगार्ड्स अंदर आए और वो अग्रवाल हाउस में रखा सारा सामान बाहर फेंकने लगे। गोलू बोला, दीदी। आरोही ने गोलू के सिर पर हाथ फेरा और बोली, दीदी, तुम्हारे लिए वही करेगी जो सही है। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड से उन सब का सामान बाहर कर दिया। आरोही उनसे बोला, गोलू का सामान एक बैग में पैक कर देना, गोलू मेरे साथ जाएगा। राघव जी बोले, आरोही, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्या हो गया है जो तुम हमें बेघर करने पर उतर आई हो? ममता जी चिल्लाकर बोली, आरोही, तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हें हमें अपना परिवार नहीं समझती? आरोही ने कहा, चाची जी, वैसे तो आपको कभी मैं पसंद नहीं आई, लेकिन जब निकिता की शादी वरुण से हो रही थी तो तब कैसे आप मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रही थी। आज समझ आया है कि अचानक आपका रंग बदल जाने का कुछ तो कारण था। वो सब आपका षड्यंत्र था ना। ये सुन ममता के चेहरे का रंग काला पड़ गया। उसने कहा, नहीं आरोही, ऐसा कुछ नहीं है। आरोही आगे बढ़ी और उसने निकिता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, निकिता, सच तुम बताओगी या फिर मैं बॉडीगार्ड्स को यहाँ बुलाऊं? ये सुनकर निकिता डर गई और बोली, नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो। ये सब माँ पापा का प्लान था। उन्होंने तो मुझे बस यूज किया था। वो वरुण तुमसे ही शादी करना चाहता था। ये सुनकर आरोही को कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वो इतने सालों से इतने सारे शातिर परिवार में रह रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा तक नहीं था। अचानक राघव जी बोले, आरोही, मुझे नहीं पता था कि निकिता और ममता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। आरोही, तुम इन दोनों को उनके किए की सजा दे सकती हो। आरोही मुस्कुराते हुए, चाचा जी, अभी तो मुझे आपसे हिसाब पूरा करना है। उसने फिर बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। बॉडीगार्ड्स पकड़कर राघव जी को बाहर लेकर, जब अग्रवाल परिवार के हर सदस्य को बाहर कर दिया गया तो वो चिल्लाने लगे। सभी लोग तमाशा देखने के लिए अपने घरों से निकले। मृत्युंजय, सौम्या और सौम्या की बहन रितिका भी बाहर आई। सौम्या रितिका से बोली, दीदी, अब वक्त आ गया है जब एक हैवान को उसके की सजा दी जाए। ये सुनकर रितिका डर गई। निहारिका बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? माँ, आरोही के चाचा जी ने ही मुझे और रितिका दीदी को बचपन में छुआ था। वही है जिन्होंने हमारा सुनहरा बचपन हमसे छीन, सौम्या ने बताया। ये सुनकर निहारिका के मुंह से निकला, हे भगवान, राघव ही वो इंसान है। रुको, आज मैं उसे दिखाती हूँ एक माँ क्या कर सकती है। ये कहकर वो अपने घर से कालिख लेकर आई। उन्होंने जाकर राघव के मुंह पर कालिख पोती। निहारिका, ये तुम क्या कर रही हो? राघव जी चिल्लाए। निहारिका ने राघव के मुंह पर तमाचा मारा और बोली, एक अकेली माँ के बच्चों को तुझ जैसे राक्षस ने परेशान किया है, तो आज भगवान भी मेरे साथ है। राघव, तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। ये सुनकर राघव जी गुस्से से चिल्लाए।
साली, कूद। इतने में ही निहारिका जी ने राघव के मुंह पर थूक दिया। ममता और निकिता डर से कांप रही थी। आरोही को ये देखकर सुकून मिल रहा था। वो मुड़कर अद्विजय से बोली, क्या मुझे आपकी गन मिल सकती है? ये सुनकर अद्विजय थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर भी उसने आरोही के हाथ में अपनी गन दे दी। आरोही ने गन को मजबूती से अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे राघव जी को शूट कर दिया। आरोही के इस कदम को उठाने से पहले ही अद्विजय ने धानी की आंखों को ढक लिया था। आरोही थकी सी अद्विजय को देखते हुए बोली, इसके लिए चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े वो भी मंजूर है। मैंने चाचा जी ने उन सभी बेटियों का बदला लिया है जिनका बचपन उन्होंने छीना था। ये सुनकर अद्विजय गहरी आवाज में बोला, इधर आओ। आरोही अद्विजय के पास गई। अद्विजय ने आरोही के माथे पर किस करते हुए कहा, माफिया किंग की वाइफ को किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आरोही के हाथ से गन छूट गई और उसने अद्विजय और धानी को गले लगाते हुए कहा, आज शायद मैं प्राउडली अपने आप को आपकी वाइफ कह सकूंगी। वहीं राघव जी के माथे से खून निकलता देख सौम्या डर गई थी। उसे आरोही के ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। मृत्युंजय ने उसे गले लगाया और बोला, घर चले। आरोही और बाकी सब कुछ ही देर में रावत विला पहुंच गए। सभी ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिस्टर मृत्युंजय से बोली, भाई साहब, आप क्या थोड़ी देर हमारा इंतजार करेंगे? ये सुनकर मृत्युंजय ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर में भागकर मिस्टी किचन में गई और सूजी का हलवा लेकर आई। उसने हलवा टेबल पर रखते हुए कहा, भाई साहब, भाभी साहब, अब टेस्ट करके बताइए हमने कैसा हलवा बनाया है। ये सुनकर मृत्युंजय ने हलवे को देखा। सूजी बिल्कुल काली हो चुकी थी। उसने अपनी गुस्से भरी नजरों से राज को देखा, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। मृत्युंजय ने टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया, जमाई सा आपकी फिर से हिम्मत कैसे हुई? हमारी बहन से काम कराने की आपको पता है ना, वो गर्भवती है। ये सुनकर डर से राज के हाथ से फोन छूट गया। अभी भी उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। उसने कहा, अरे मैंने कौन सा काम कराया है? ये खुद किचन में जबरन गई थी, मैंने तो मना भी किया था। मिस्टी ने मृत्युंजय के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई सा राज पर गुस्सा मत कीजिए, हम खुद आपके लिए ये हलवा बनाना चाहते थे। आप प्लीज टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। ये सुनकर मृत्युंजय ने हलवा टेस्ट किया, जो कि काफी चीनी डालने के बाद भी कड़वा ही लग रहा था। सौम्या ने भी बिना हंस से हलवे को टेस्ट किया और मुस्कुराकर बोली, बहुत यमी है मिस्टी, तुमने ये कहाँ से सीखा? इस पर मिस्टी बोली, भाभी मैंने यूट्यूब से सीखा था। हाँ बस उससे थोड़ा डिफरेंट बना है, बाकी अगर टेस्टी है तो बहुत अच्छा है, मैं भी खाना चाहूंगी। ये सुनकर सौम्या बोली, अरे नहीं नहीं, तुम कैसे खा सकती हो? तुमने तो अपने भाई सा और भाभी सा के लिए बनाया है ना। लाओ सारा हलवा हमें दो, हम खाएंगे। इस पर मिस्टी ने कहा, ठीक है भाभी सा। ये कहकर वो किचन से सीधा कढ़ाई लेकर आ गई और उसने हलवा एक प्लेट में डालकर सौम्या के आगे कर दिया। सौम्या को लगा था कि हलवा थोड़ा सा होगा, इसलिए वो खा लेगी ताकि मिस्टी का दिल न टूटे, मगर उसने तो काफी ज्यादा हलवा बनाया था। सौम्या ने मृत्युंजय की ओर देखा। मृत्युंजय ने सौम्या का हाथ पकड़ा और इशारा किया कि उसे वो हलवा खाने की जरूरत नहीं है। फिर मृत्युंजय ने स्पून उठाया और काफी ज्यादा क्वांटिटी में हलवा लेकर खाने लगा। मृत्युंजय मुस्कुराकर मिस्टी को देख रहा था। अद्विजय वहां से जा रहा था। उसने मृत्युंजय के चेहरे को देखा, जो कि झूठी हंसी मुस्कुरा रहा था, तो उसने अपनी गंभीर आवाज में कहा, मृत्युंजय, इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है? उसे बता दो कि उसने हलवा नहीं जहर बनाया है। ये सुनकर मृत्युंजय ने घूर कर अद्विजय को देखा। मिस्टी हैरान होकर बोली, क्या ऐसा है क्या भाई सा? तभी उसने स्पून लिया, मगर मृत्युंजय ने उसके हाथ को पकड़ लिया। लेकिन फिर भी मिस्टी ने हलवे को टेस्ट किया और उसे अचानक से उल्टी आने लगी। वो भाग करके किचन गई। राज भी उसके पीछे गया। मृत्युंजय खड़े होकर गुस्से में बोला, अद्विजय, लगता है तुम थोड़े बूढ़े हो गए हो। आज तुमने दिखा दिया कि तुम मेरी बहन के ससुर हो। ताना मारने से मन भर गया होगा तुम्हारा। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया और फिर वो आरोही की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी इधर आओ। आरोही अद्विजय के पास आई। अद्विजय आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी वाइफ काफी अच्छा खाना बना लेती है।
सो मैं जानता हूं कि जब कोई उसके हाथ का बना खाना खाता है तो उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन के एक्सप्रेशन होते हैं, न कि झूठी हंसी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मिस्टी को सच बता दिया जाए ताकि वो मेरी वाइफ से कुछ सीखे। मृत्युंजय ने कहा, बस बहुत हुआ अद्विजय, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें अभी गोली से उड़ा दूंगा। अद्विजय मुस्कुराया और आरोही के कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी बेडरूम की ओर ले गया। धानी अद्विजय की गोद भी थी। मिस्टी जब किचन से बाहर आई तो उसने कहा, भाई सा, ये हलवा नहीं जहर है, आपने कैसे खा लिया इसे? ये कहते हुए उसने प्लेट को उठाया और उसे ले जाकर डस्टबिन में फेंकने लगी। वो राज से बोली, राज, इस हलवे को तो कुत्ते भी ना खाएं। यह सुनकर राज ने मिस्टी के सिर पर हाथ रखा और उसके सर को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम दोबारा ट्राई कर सकती हो, जरूरी नहीं है हर कोई पहली बार ही ट्राई करने के बाद अच्छा हलवा बना पाए। तभी उसकी नजर डस्टबिन में गई जहां पर पहले से ही सूजी और हलवा पड़ा था। मिस्टी ने निराश होकर कहा, राज, ये पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले 3 बार और हलवा बनाकर देखा था, लेकिन वो काफी बेकार बना था, इसीलिए हमने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। राज अपने सिर पर हाथ मारना चाहता था, मगर उसने मिस्टी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामी जी से तुम हलवा बनाना सीख सकती हो, वो एक्सपर्ट है। मिस्टी बोली, हाँ, लगता है मुझे क्लासेस लेनी पड़ेगी। वो तभी सौम्या के पास गई और उसने सौम्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी सा, आपको मुझे सच बताना चाहिए था ना, आपने भी इतना बेकार हलवा कैसे खा लिया? क्या आपको उल्टी नहीं हुई? ये सुनकर सौम्या बोली, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस तरह की चीज नहीं खानी चाहिए और ना बनानी चाहिए। मिस्टी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी सा देखना, जब आप प्रेग्नेंट होंगे ना, तब तक हम अच्छे से खाना बनाना सीख लेंगे और आपको काफी हेल्दी डिश बना बनाकर खिलाया करेंगे। सौम्या मुस्कुराते हुए कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आया कि वो उसे क्या बोले। मृत्युंजय अचानक मिस्टी को देखते हुए बोला, तुम्हारी भाभी सा कभी मां नहीं बन सकती। इस पर मिस्टी के होश उड़ गए। उसने कहा, क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये सुनकर मृत्युंजय ने कहा, हाँ, यही सच है। फिर उसने बताया कि उसने क्या शर्त रखी थी। मृत्युंजय की बातें सुनकर मिस्टी हैरान होकर बोली, भाई साहब, आप झूठ कह रहे हैं ना, आप भाभी सा से मां बनने का हक नहीं छीन सकते। भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर मृत्युंजय ने कहा, हमने शादी से पहले ही सौम्या से वादा लिया था कि वो कभी मां नहीं बनेगी। इस पर मिस्टी ने कहा, आखिर क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों किया आपने? क्या मजबूरी थी ऐसी जो आपको भाभी सा से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीननी पड़ी? मृत्युंजय सीरियस लुक के साथ बोला, मिस्टी, हमारे लिए आप ही हमारी औलाद हो, हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं और कभी आपके प्यार को किसी से बांटना नहीं चाहते। हमने मासा से वादा किया था कि हम खुद कभी अपने बच्चे नहीं करेंगे और सब कुछ आपका होगा। इस पर मिस्टी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाई साहब, आपने तो हमें गुनहगार बना दिया है। हमारी वजह से भाभी सा को कोख भविष्य में हमेशा के लिए सुनी रहेगी। भाई साहब, क्यों आपने हमें इस गुनाह का भागीदार बनाया, जबकि हम तो ऐसा कुछ चाहते ही नहीं थे। नहीं चाहिए हमें कोई गाड़ी ना कोई पैसा। भाई साहब, प्लीज कह दीजिए कि ये झूठ है। मृत्युंजय ने कहा, मिस्टी, यही सच है। अब सौम्या कभी मां नहीं बन सकती। हमने अपने वादे को निभाया। ये सुनकर मिस्टी अपने कमरे में भाग गई। मृत्युंजय राज को देखते हुए बोला, जमाई साहब, मिस्टी को समझाइए। मिस्टी को भागते देख राज उसके पीछे गया। सौम्या अपना सर नीचे करके बैठी थी। मृत्युंजय सौम्या को देखते हुए बोला, मिस्टी कुछ ही टाइम बाद हमें माफ कर देगी, चलो घर चलते हैं। ये कहकर उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। उन दोनों के जाने के बाद सिया अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए और बोली, ओ गॉड, इस घर में कितना ड्रामा होता है। तभी उसके कमरे में विराज आया। विराज को देखकर सिया ने उसे इग्नोर किया और वो बिस्तर पर लेट गई। विराज आकर बोला, सिया, अब तुम बताती क्यों नहीं मुझे क्या करना है? ये सुनकर सिया ने अपने कान से हेडफोन निकाला और बोली, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम तो मेरे ब्रह्मास्त्र हो।
जिसे मैं चलाकर कभी भी सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ। विराज फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, सिया, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाली तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये सुन सिया बोली, अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो डॉक्टर विराज? तुम्हें अभी तो मेरे अद्विजय का इलाज करना है। ये सुनकर विराज बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता। वो अग्नि का फादर है। मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए ताकि कभी मुझे ये डर ना रहे कि वो मेरे अग्नि को मुझसे छीन लेगा। सिया बोली, अग्नि अग्नि अग्नि, कितना प्यार है तुम्हें उस नाजायज औलाद से। मैं तो चाहती हूँ कि पहले वही मर जाए। ये सुनकर गुस्से में अचानक से विराज ने सिया की गर्दन को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर दबाव डालते हुए कहा, सिया, खबरदार, अगर तुमने अग्नि का नाम भी अपने जुबान से लिया, मेरे लिए अग्नि पहले है और तुम्हारा प्यार बाद में समझी। अग्नि मेरी जिंदगी है। ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, सच को कब तक छुपाओगे? विराज ने सिया का गला छोड़ दिया और बोला, सिया, अब मुझे तुमसे तो नफरत सी होती जा रही है। सिया अचानक से सेडक्टिवली विराज के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, सच में क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अब मुझसे अट्रैक्ट नहीं होते? ऐसा क्या हो गया है? विराज बोला, तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी है कि कोई भी तुमसे नफरत करे। सिया बोला, सही कहा, मैं नफरत ही करने के लायक हूँ। वैसे विराज, तुम्हारी भलाई के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तुम जाकर आरोही से शादी कर लो या फिर उसने यहाँ से ले जाओ। बिकॉज नाउ आई वॉन्ट अद्विजय, और उसे पाने के लिए मुझे आरोही को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम्हारे लिए ये काफी अच्छा ऑफर है कि तुम आरोही को अपने साथ ले जाओ ताकि तुम्हारे बेटे को उसकी मम्मा मिल सके। साथ ही तुम्हारे ऐसा करने से रावत परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर विराज उसकी बात पर विचार करने लगा। सिया बोली, सोच लो, आखिर में तुम्हें यही करके फायदा मिलेगा। विराज बोला, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मुझे अद्विजय को बर्बाद करना है, सिर्फ अद्विजय को, और अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। मैं अद्विजय को मार दूंगा। ये कहकर वो सिया के कमरे से चला गया। उसके जाते ही एक नौकरानी सिया के कमरे में आई। सिया गुस्से में बोली, क्या है? तभी वो नौकरानी बोली, मैडम, आपसे बड़ी मालकिन मिलना चाहती है। ये सुनकर सिया कंफ्यूज होकर बोली, कौन? नौकरानी बोली, मिस्टर रावत की दादी माँ। ये सुनकर सिया बोली, रुको, मैं थोड़ी देर में रेडी होकर बाहर आती हूँ। कुछ देर में सिया रेडी होकर बाहर आई और वो उस नौकरानी के साथ एक कार में बैठकर दादी की हवेली के लिए निकल गई। हवेली में दादी मुस्कुराते हुए सिया से मिली और बोली, सिया, तुम्हें देखकर मुझे काफी खुशी हुई। बताओ, तुम कुछ खाना चाहोगी? ये सुनकर सिया ने ना में सर हिला दिया। दादी बोली, तुम इतने दिन से रावत विला में रह रही हो, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही उन दोनों को साथ में देखकर? ये सुनकर सिया ने अपना सर नीचे झुका लिया। दादी उसके चेहरे को छूते हुए बोली, सिया, अब तुम्हें और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि कैसे अद्विजय और आरोही को अलग किया जाए। ये सुनकर सिया ने दादी के चेहरे की तरफ देखा और मन में कहा, इस बुढ़िया के मन में क्या चल रहा है? क्या ये मेरी मदद करेगी? तभी दादी जी बोली, सिया, अद्विजय का जन्मदिन आ रहा है। उसी दिन के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगी? ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, दादी, अगर उस प्लान में अद्विजय को कोई नुकसान न पहुंचा जाए तो मैं जरूर आपके प्लान में साथ दूंगी। ये सुनकर दादी मुस्कुराई और उसे सारा प्लान समझाया। वही रावत विला में राज के काफी ज्यादा समझाने पर भी मिस्टी वो अपने आप को सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मान रही थी। आखिर में वो अपने बेडरूम से निकली। वो सीढ़ियों से होकर आरोही के कमरे में जाने लगी। उसने सोच लिया था कि वो आज आरोही को कहेगी कि वो खुद उसकी सच्चाई बताए कि कैसे उसने प्रेगनेंसी का नाटक किया। वो आज जैसे खुद को ही सजा देना चाहती थी, मगर जैसे ही वो अद्विजय के बेडरूम को नॉक करने लगी, उसे अंदर से ढानी के खिलखिलाने की आवाज आई। तीनों अंदर मस्ती कर रहे थे, तो उसने सोचा कि उसे बाद में आना चाहिए, इसीलिए वो वापस सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। वो गहरी सोच में खोई हुई थी और उसने अभी भी काफी ऊंचे सैंडल पहने हुए थे। जैसे ही उसने अपना पैर तीसरी सीढ़ी पर रखा,
उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने लगी। मिस्टी ने डरते हुए रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो रेलिंग को नहीं पकड़ पाई और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। दर्द से भरी उसकी चीख रावत जिविलाला में गूंज गई। कुमार भागकर मिस्टी के पास आया। वहीं राज अपने बेडरूम में फोन कानों में हेडफोन लगाकर अपनी मूवी के सॉन्ग को सुन रहा था। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। जल्दी से नौकर भी भागकर मिस्टी के पास आए। एक नौकर जाकर विराज को बुलाकर लाया। कुमार ने जल्दी से मिस्टी को अपनी गोद में उठाया और उसे जाकर सोफे पर लिटा दिया। वो मिस्टी के माथे पर लगे खून को पोंछने लगा। मिस्टी बेहोश हो चुकी थी। कुमार काफी ज्यादा परेशान था। उसने महसूस किया कि मिस्टी के पेट के निचले हिस्से से भी ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसने घबराते हुए डॉक्टर विराज को देखा। विराट बोला, इन्हें इमीडिएटली अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है और शायद इनका मिसकैरेज हो गया है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।